नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं। चक्रव्यूह का वक्त है। शुरुआत में सबसे पहले 4 कहानियां जिन पर आज पोलिंग के नतीजे आए हैं। पहली कहानी, बिहार टू मध्य प्रदेश, बच्चों से सरकारी लापरवाही आखिर कब तक। इस खबर को 19% लोग देखना चाहते हैं। हम बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, पेपर लीक ना हो वो घटनाएं भी चाहते हैं, पर बच्चों को सुविधाएं क्या दे रहे हैं, सरकारी लापरवाही की आज हम पोल खोलेंगे। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों के समर्थन में आए सोनम वांगचुक। महाराष्ट्र में तैयार कॉकरोच जनता पार्टी के नए ब्लूप्रिंट में क्या खास है, इस खबर में लोगों की बहुत दिलचस्पी है। सब जानना चाहते हैं कि सीजेपी अब और क्या करेगी। 24% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। 7:28 पर डिटेल में पूरी जेनजी की जंग आपको हम दिखाने वाले हैं। पंजाब कांग्रेस में जनरल डायर वाली ड्रेस पर जंग क्यों है, इस खबर को 26% लोग देखना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर सर फुटबॉल चल रही है। और जिस खबर को आज सबसे ज्यादा आप जैसे तमाम मेरे दोस्तों ने पसंद किया है, देखना चाहा है, वो है राम का नाम क्या है 27 में बनेगा अखिलेश यादव का काम। ये स्टोरी 31% लोगों की पहली पसंद है। और जैसा कि आपने वोट किया और जैसा कि हमारा नियम है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही चक्रव्यूह की लीड स्टोरी होती है। राम, ब्राह्मण और वोट युद्ध, सुनने में ये सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तीनों के मायने सिर्फ 3 शब्दों जितने नहीं हैं। राम यानी सनातन आस्था के सबसे बड़े प्रतीक, ब्राह्मण यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद प्रभावशाली सामाजिक वर्ग, और वोट युद्ध यानी वो चुनावी रण जहां हर दल नई रणनीति, नए समीकरण और नए नैरेटिव के साथ उतरने में जुटे हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ऐसी नई रणनीति, नए नैरेटिव या कहें कि पीडीए के एक नए फुल फॉर्म के साथ, एक नई परिभाषा के साथ सामने आए, जिसके बाद अब एक नई सियासी बहस यूपी में छिड़ गई है। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। इनको तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी, वोट बैंक बनाना है, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना है। एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बात छोटी हो जाए और आसानी से समझ में आए और लंबे समय तक याद रह जाए। लेकिन राजनीति ने साबित कर दिया है कि संक्षिप्त शब्द जितना छोटा होता है, उसका अर्थ उतना ही लंबा निकाला भी जा सकता है। आज अखिलेश यादव ने पीडीए का एक नया फुल फॉर्म बताया। अब तक पी का मतलब पिछड़ा हुआ करता था उनकी डेफिनेशन में, लेकिन आज अखिलेश ने पीडीए में पी और डी को मिला के एक नया नाम दिया कि ये तो पंडित है। ये पूरी की पूरी कहानी दिखाता है। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भटकों के साथ जो अपमान किया, और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए शायद भारतीय राजनीति का पहला ऐसा संक्षिप्त शब्द है जिसका फुल फॉर्म फिक्स, कम और फ्लेक्सिबल ज्यादा दिखाई देता है। इस पर आगे बात करेंगे। अभी उस मौके के बारे में जान लीजिए जहां अखिलेश ने आज पीडीए की एक नई परिभाषा गढ़ दी है।
वो बीजेपी पर चोट करना चाहते हैं इस नई परिभाषा के जरिए। दरअसल समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र साहब की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में ब्राह्मण समाज के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया। हालांकि इसे प्रबुद्ध जन सम्मेलन का नाम दिया गया। मंच जनेश्वर मिश्रा की जयंती का था, लेकिन चर्चा श्रद्धांजलि की कम और सियासी संदेश की ज्यादा हो रही थी। अखिलेश यादव ने पीडीए के फुल फॉर्म में पंडितों की एंट्री करवाई और उसी के साथ एक नया पॉलिटिकल मैसेज भी दे दिया कि ब्राह्मण समाज को भी साथ अब जोड़ना है। 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी के ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करानी है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अखिलेश यादव को आज भी ये याद रखना चाहिए था कि जनेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया कहा जाता था। उनकी राजनीति हमेशा जाति आधारित तुष्टीकरण की बजाय समाजवादी सिद्धांतों वाली रही। वो जाति आधारित राजनीति के सख्त मुखालफत करते थे। मिसाल के तौर पर साल 1978 की एक घटना आपको याद दिलाता हूं। ये बात तब की है जब जनता पार्टी शासन में राम नरेश यादव के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राम नरेश यादव ओबीसी समाज से आते थे। राम नरेश यादव के इस्तीफे के बाद तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने जनेश्वर मिश्रा का नाम यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्रा ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे ओबीसी वर्ग को गलत संदेश जाएगा कि एक ओबीसी नेता के बाद ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी ओबीसी को हटाया गया और ब्राह्मण को सीएम बनाया गया। आज उसी जनेश्वर मिश्रा की जयंती थी और वहां पर अखिलेश यादव ने खुलकर ब्राह्मण कार्ड खेला। यूपी की राजनीति में एक दिलचस्प बदलाव आया है। वही अखिलेश यादव जो कभी बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते थे, आज ब्राह्मणों की नाराजगी का सवाल उठा रहे हैं। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। वही समाजवादी पार्टी जिस पर कभी जातीय राजनीति करने का आरोप लगता था, महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे। इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। और वही समाजवादी पार्टी जो कभी पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती थी, आज उसी पीडीए में पंडित की एंट्री की चर्चा कर रही है। सवाल है, क्या ये सिर्फ रणनीति है या फिर अखिलेश की राजनीति का नया अध्याय? अखिलेश यादव ने यूपी की सियासत में नया मोर्चा खोला है। एक दो मुद्दे नहीं है, मुद्दे की पूरी कतार लगा दी है। राम मंदिर के चढ़ावे का मामला, शंकराचार्य का विवाद, बटुकों के साथ इलाहाबाद में हुई बदसलूकी, ब्राह्मण समाज पर अत्याचार के आरोप और बिना विकास दुबे का नाम लिए ब्राह्मणों के एनकाउंटर का सवाल। अखिलेश यादव लगातार इन मुद्दों को जोड़ते हुए योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि ब्राह्मणों को योगी सरकार में सताया जा रहा है। यानी कोशिश ये दिखाने की है कि सरकार सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज की भावनाओं और सम्मान से जुड़े सवालों पर भी कटघरे में है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर 2027 की चुनावी बिसात पर एक नए सामाजिक समीकरण की तैयारी में अब यादव और मुसलमानों की पार्टी कर रही है। सुनिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को आज किस अंदाज में जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी का हाल वही है। हमारे गांव में कहावत कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सर्वाधिक अत्याचार अनाचार यदि ब्राह्मण समाज पर हुआ है तो समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हुआ है। और जब आप फुटेज देखिएगा तो इनके जो बिल्लेदार लोग हैं, जो ठप्पेदार लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता, वही नज़र आएंगे। एक भी व्यक्ति समाज से नज़र वहाँ नहीं आएगा। ये केवल जब सत्ता में आते हैं तो इनको तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी है, वोट बैंक बनाना है। सब अपना अपना सियासी उल्लू साधने में लगे। अखिलेश यादव ने आज बिना नाम लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी तंज कसा है। कहा कि एक डीसीएम है यानी डिप्टी सीएम है जो बिना बरसात के छाता लगाते हैं।
अखिलेश यादव का इशारा डिप्टी सीएम की उस वीडियो की तरफ था जो उन्होंने मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक के बाद पोस्ट किया था। वीडियो में योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य एक छाते के नीचे साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। और एक साथी कह रहे थे कि कोई डीसीएम है जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, बिना बरसात के छाता लगाए थे और बिना मन के, बिना किसी प्रेम के किसी को संग लिए थे। उनके बारे में कह रहे थे कि उनको कोई गार्ड भी नहीं सुनता है, उनकी कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। जो लोग सच्चाई जानते होंगे, जो लोग सच्चाई जानते होंगे वो ये जरूर जानते होंगे, कोई गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। इन बातों को हम इसलिए नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। बताओ आज हालत क्या है स्वास्थ्य विभाग की? आज स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है, दवाई। और अब बात पीडीए के बदलते फॉर्मूले की कर लेते हैं। राजनीति में कुछ लोग घर बनाते हैं और कुछ लोग नक्शा बनाते हैं। घर बनाने वाला पहले दीवार खड़ी करता है, फिर छत डालता है, लेकिन नक्शा बनाने वाले पहले खाली जगह छोड़ देता है। उसे मालूम होता है कि कल एक कमरा और जोड़ना पड़ सकता है, परिवार बड़ा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने पीडीए का भी ऐसा ही एक नक्शा बनाया है। पहले उसमें पिछड़ा था, दलित था और अल्पसंख्यक थे। फिर लगा कि घर थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करना चाहिए, तो ए में अल्पसंख्यकों के साथ अगड़ों के लिए भी एक दरवाज़ा खोल दिया गया। फिर आदिवासी को उसमें जोड़ दिया गया। फिर आधी आबादी के लिए बरामदा बनाया गया, यानी महिलाओं का जिक्र किया गया। और अब पी के जरिए पिछड़ों के साथ साथ पंडितों का भी एक कमरा तैयार करने में अखिलेश यादव लग गए हैं। लगता है कि अखिलेश का पीडीए कोई नारा नहीं, राजनीति का ऐसा मकान है जिसकी दीवारें ईंट से नहीं, चुनावी ज़रूरतों से बनती बिगड़ती हैं। हर चुनाव से पहले मिस्त्री आता है और कहता है कि साहब एक बार और कमरा जोड़ना पड़ेगा, लोग बाग बढ़ गए हैं, इतने में काम नहीं चलेगा। बुरा इसमें कुछ भी नहीं है। राजनीति अगर सबको साथ लाने की कोशिश करे तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब हर नए मेहमान के आने पर घर का पुराना नक्शा भी बदलने लगे। तब लोग पूछते हैं ये विस्तार विचार का है या फिर वोट के लिए। अखिलेश यादव शायद समझ चुके कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल 3 सामाजिक वर्गों से नहीं जीती जा सकती। राजनीति में गठबंधन बदलते देखते थे, नारे बदलते देखे थे, लेकिन एक ही शॉर्ट फॉर्म के भीतर पूरा सामाजिक विज्ञान बदलते हुए कम ही देखा है। ऐसा लगता है अखिलेश के लिए पीडीए कोई राजनीतिक नारा कम, मल्टीपर्पज मास्टर की तरह ज्यादा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सियासत को सिर्फ पीडीए में ब्राह्मणों की एंट्री तक सीमित नहीं रखा। अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी एक बड़ा राजनीतिक अभियान में बदला हुआ है। दिल्ली में संसद से लेकर लखनऊ में विधानसभा तक यही मुद्दा समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार इन दिनों बना हुआ है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही संसद परिसर में समाजवादी पार्टी इस मामले को प्रमुखता से उठा रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी बीते 2 दिनों में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। विधानसभा के भीतर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा भी किया, सरकार से जवाबदेही की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दान पेटी लेकर प्रदर्शन किए हैं। हंगामे और प्रदर्शन की वजह से लखनऊ में विधानसभा की कार्यवाही अब अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जो सत्र कल तक चलना था वो आज ही समाप्त हो गया, जबकि 6 अगस्त उसका आखिरी दिन था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूजीसी विवाद के समय से ही आरक्षण और पीडीए के मुद्दे को बार बार सियासी धार देते हैं। पहले भी आप सुन चुके हैं कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर तरह तरह की खबरें खूब वायरल भी हुई। अब ये इत्तेफाक है या फिर सच में सियासत, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर आए दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे माहौल गर्माता जा रहा है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में विवादित सवाल एक पूछा गया था, याद करिए। अफसर के अनुसार बदले जाने वाले व्यक्ति का कौन होता है, उसमें एक विकल्प था पंडित भी। मनोज वाजपेयी की फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, उस पर भी बवाल मचा था। एफआईआर और चौतरफा दबाव के बाद प्रोड्यूसर को फिल्म के सारे प्रमोशनल कंटेंट हटाने पड़े और फिल्म का नाम बदलने का हलफनामा कोर्ट में देना पड़ा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का विवाद और पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा भी खूब चर्चा में रहा था। यूपी में जनसंख्या के हिसाब से ब्राह्मण तीसरी सबसे बड़ी आबादी है।
यूपी में करीब 14% ब्राह्मण वोटर बताए जाते हैं। यूपी के कुल 403 सीटों में लगभग 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटरों का प्रभाव है। यूपी के 12 जिलों में 15% से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 56 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे। इन 56 में से 46 तो बीजेपी के ही थे। योगी आदित्यनाथ सरकार में कई बड़े मंत्रालयों के मंत्री ब्राह्मण हैं। बीजेपी का दावा है कि उसके साथ यूपी का ब्राह्मण समाज मजबूती से खड़ा है। 2014 से लेकर 24 तक हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 72 से 82% ब्राह्मणों की पहली पसंद बीजेपी थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को चुना। सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी को मिले। वहीं कांग्रेस के हाथ के साथ सिर्फ 1% ब्राह्मणों ने भरोसा जताया था। लेकिन क्या 2027 में यह पिक्चर बदलेगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण हमेशा साइलेंट इन्फ्लुएंसर रहा है। 2027 दूर नहीं है और ब्राह्मण पॉलिटिक्स का कंपास किस दिशा में घूमेगा, इस पर यूपी की सभी पार्टियों की अब नजर टिकी हुई है। बात कांग्रेस में मचे घमासान की करते हैं, जहां पंजाब से लेकर राजस्थान तक कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी। मिलके उस सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और यहाँ चेहरा हमारे राहुल गांधी रहेंगे। पंजाब कांग्रेस में जो खींचतान इन दिनों मची हुई है, अगर एक शब्द में बयां करना हो तो आप कहेंगे सियापा। सियापा मचा हुआ है। एक पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा इस पर पूरी शिद्दत से इन दिनों अमल कर रहे हैं। जिस वक्त कांग्रेस को सत्ताधारी मान सरकार की नाकामियों के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए था, चुनाव सर पर है। जिस समय बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रणनीति के साथ हल्ला बोलना चाहिए था, उस वक्त कांग्रेस के नेता आपस में ही एक दूसरे की साख गिराने में पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। पंजाब की राह पर चलते हुए राजस्थान कांग्रेस में भी गुटबाजी का घमासान मचा हुआ है। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की पुरानी टीस के साथ साथ अब गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच भी खींचतान सार्वजनिक मंचों पर दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस में नेता वर्सेस पार्टी में मुकाबला चल रहा है? क्या पार्टी में अनुशासन नाम की चीज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? सवाल यह भी है कि विरोधियों से लड़ने की बजाय कांग्रेस आपस में क्यों लड़ती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हर बार कांग्रेस आलाकमान सख्त फैसले लेने से क्यों चूक जाती है? ऐसे कई सवाल हैं जिसके चक्रव्यूह में कांग्रेस और उसकी पार्टी फंसी हुई दिखाई देती है। राजनीति का सीधा सा नियम है कि पहला बार हमेशा विपक्ष पर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के योद्धा अपने ही सेनापतियों, अपने ही सैनिकों के खिलाफ इन दिनों गांडीव तानकर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने पंजाब में हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान की शुरुआत तो बड़े जोर शोर से की, लेकिन हकीकत यह कि राज्य में पार्टी का झंडा कम और गुटबाजी का झंडा ज्यादा बुलंद दिखाई देता है। राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे आपस में खुलकर सरेआम टकरा रहे हैं। अब ना किसी का उनको डर है और ना आला कमान की वो परवाह कर रहे हैं। राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच की वर्चस्व की जंग अब सीधे पंजाब के चौराहों और रैलियों के मंचों पर कैमरों के सामने हजारों दर्शकों के सामने लड़ी जा रही है। राजा वड़िंग के मन से अचानक ही चन्नी जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी। चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी। ये सब कुछ भटिंडा के कार्यक्रम में हुआ। खुद राजा वड़िंग नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे चन्नी समर्थक मंच से नारेबाजी करने लगा। इसके बाद राजा वड़िंग ने क्या कहा, यह भी आपको जरूर सुनना चाहिए। अच्छा भी चन्नी साहब का टेलीफोन ला। चन्नी साहब का टेलीफोन नंबर है, मैं नारा मुंडे तो लवाया है ते हुण मैं इन्हां नूं कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब का सीएम साहब का नंबर है, जे है तो मला ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
इसके बाद चन्नी का नंबर डायल करते ही वड़िंग ने फोन का स्पीकर ऑन कर माइक पर लगा दिया। जब चन्नी ने फोन नहीं उठाया तो राजा वड़िंग ने तंज भरे लहजे में कहा कि इसे मेरा नंबर दे देना, चन्नी बिजी होंगे, मुझे कॉल कर लेना। दरअसल इसके जरिए राजा वड़िंग चन्नी पर डबल अटैक करना चाहते हैं। पहला तो ये कि चन्नी अपने समर्थकों का फोन नहीं उठाते और दूसरा चन्नी समर्थकों को प्रोग्राम खराब करने के लिए भेजते हैं। इसी मंच पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद थे। उन्होंने 2 धड़ों में बढ़ चुकी पार्टी को संभालने के लिए नहले पर दहला दे मारा। बघेल ने साफ साफ कह दिया कि चेहरा कोई चन्नी या राजा वड़िंग नहीं बल्कि राहुल गांधी होने वाले हैं। हाईकमान ने तय किया है कि ये सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, है ना, कोई इसमें चेहरा नहीं रहेगा, सभी नेता मिलके उस सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और यहाँ चेहरा हमारे राहुल गांधी रहेंगे। भूपेश बघेल पंजाब में प्रभारी बनकर तो आए थे आग बुझाने, लेकिन चन्नी और राजा वड़िंग के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि खुद ही बलि का बकरा बनते दिखाई देते हैं। मुक्तसर में लगे इन पोस्टरों को देखिए। भूपेश बघेल को जनरल डायर के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर के नीचे गो बैक बघेल भी लिखा गया है, उसी अंदाज में गो बैक डायर। सबसे हैरानी करने वाली बात तो यह कि यह सब किसी और के इलाके में नहीं बल्कि खुद प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के गृह जिले मुक्तसर में हुआ। आरोप चन्नी समर्थकों पर लगा। संगरूर में तो चन्नी समर्थकों ने भूपेश बघेल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बात यहां खत्म नहीं हुई। इससे पहले फिरोजपुर में राजा वड़िंग के समर्थकों ने तो चन्नी पर हमला करते हुए सारी हदें पार कर दी थी। चन्नी के पोस्टर पर आरएसएस लिख दिया। इतना ही नहीं, चन्नी भगाओ कांग्रेस बचाओ और राहुल गांधी जी सुनो कांग्रेसियों की पुकार, चन्नी को करो कांग्रेस से बाहर के नारे भी लगा दिए थे। पंजाब में चन्नी और राजा वड़िंग आमने सामने तलवार लेकर खड़े हैं, तो राजस्थान में भी कांग्रेस में 2 फाड़ है। अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच अपनी अपनी ब्रांडिंग और वर्चस्व को लेकर इन दिनों जंग पूरे चरम पर है। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की बिसात बिछने ही वाली है, लेकिन चुनाव से पहले यहां भी अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत आदिवासी पार्टी बाप के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी मुख्यालय की जगह अशोक गहलोत के घर पहुंच गए। गहलोत के घर पर चौथी बार गहलोत सरकार के नारे लगे। कहा जा रहा है कि इससे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भड़क उठे। भड़के डोटासरा ने तर्क भरे लहजे में भड़ास निकालते हुए यहां तक कह दिया, आखिर प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं या फिर गहलोत है। सुना है डोटासरा ने यहां तक कह दिया कि जब पार्टी अध्यक्ष को किनारे करके नेता के घर पर ज्वाइनिंग होगी तो फिर पीसीसी दफ्तर पर ताला लगा देना चाहिए। तो एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा व्यक्तिगत ब्रांडिंग से खफा होकर निष्ठा की दुहाई दे रहे हैं, सीधे सीधे हमला बगैर नाम लिए अशोक गहलोत पर है, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपनी जादूगरी से जीत का दावा कर रहे हैं और बीजेपी इन दोनों की लड़ाई में चुटकी ले रही है। राहुल गांधी दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमले कर रहे हैं। पार्टी में क्या हो रहा है ये तस्वीरें साफ करती हैं। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। इन दिनों देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर घमासान मचा हुआ है। पेपर लीक का मामला गर्म है, परीक्षा घोटालों और सिस्टम की कमियों को लेकर जेन जी सड़कों पर है। लेकिन भारत के उस कोने की बात कौन करेगा जहां पर जेन अल्फा किताबों तक पहुंचने के लिए पहले इन जेन अल्फा के बच्चों को हर रोज मौत की परीक्षा देनी पड़ती है। कहीं उफनती नदी का पुल पार करना पड़ रहा है, कहीं टूटी पुलिया के बाद पानी में उतरना पड़ता है, कहीं रेलवे ट्रैक लांघकर स्कूल जाने की मजबूरी है और कहीं स्कूल पहुंचने के बाद शिक्षक ही नहीं मिलते हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे अगर स्कूल पहुंचने से पहले हर दिन जान जोखिम में डालने को मजबूर हो तो सवाल सिर्फ एक पुल, एक सड़क या एक स्कूल का नहीं रह जाता। सवाल पूरे सिस्टम और सरकार की लापरवाही का, उनकी प्राथमिकताओं का साफ उजागर करता है। 365 दिन, एक पूरा साल, इतना वक्त किसी गांव को फिर से खड़ा करने की शुरुआत के लिए कम नहीं होता। लेकिन उत्तरकाशी का धराली आज भी उस तबाही की गवाही दे रहा है। जहां कभी घर थे, कभी मलबा था, जहां कारोबार थे, जहां सन्नाटा है और जिन लोगों ने सब कुछ खोया उनमें से कई आज भी नए सिरे से बसने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें याद करिए,
ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1 साल आज ही हुआ है। सरकार ने यह वादा किया था कि भागीरथी घाटी को पहले से अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे, प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहेंगे और धराली में, उत्तराखंड के धराली में जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आएगी। लेकिन आज 1 साल के बाद भी हालात जस के तस दिखाई देते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है जो तस्वीरें साफ करती हैं कि क्या हालात है धराली में और कैसे सोई हुई अवस्था में उत्तराखंड की सरकार इस वक्त धराली पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब बात बच्चों के साथ जो सरकारी लापरवाही हो रही है उसकी भी आज कर लेते हैं। विदिशा से आई तस्वीर उस व्यवस्था को आईना है जहां स्कूल तक पहुंचने से पहले सुरक्षा की गारंटी ही गायब दिखाई देती है। स्कूल जा रहे थे ये बच्चे, मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं बल्कि उफनती नदी के ऊपर बने जर्जर स्टॉप पुल पर कूद कूद कर संतुलन बनाकर स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कितना खतरनाक है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरों में देखिए बच्चों की जान को कितना जोखिम है, अगर जरा सी चूक हुई तो बच्चों की जान जा सकती है। बताया जा रहा है स्कूल जाने का दूसरा सुरक्षित रास्ता भी बना है लेकिन वो लंबा है, 8 किलोमीटर का है। इसी मजबूरी में ये बच्चे रोज अपनी जान जोखिम में डालकर इसी तरीके से विद्यालय जाते हैं। ये तस्वीरें उस विदिशा की हैं जहां से पूर्व सीएम, जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम जो अब देश के कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान 6 बार सांसद चुने गए। विदिशा की ही बुधनी विधानसभा सीट से 6 बार वो विधायक रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 16 सालों तक वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ये वीडियो जब वायरल हुआ तब जाकर एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि बच्चों को प्रशासन की तरफ से साइकिलें बांटी जा रही हैं। लेकिन अगर साइकिलें बांटना ही समस्या का समाधान है तो सरकार को साइकिल बनाने की फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या तो हर साल की है और एक नहीं कई इलाकों की है। सागर के बेरखेरी इलाके की तस्वीरें देखिए। कोपरा नदी पर बनी पुलिया टूट गई है। दूसरा रास्ता 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ऐसे में स्कूल के बच्चे रोज इसी तरह नदी में उतरते हैं। नदी पार करवाने के लिए उनके परिजन भी मेहनत करते हैं, तब जाकर ये बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकार को हासिल कर पा रहे हैं। अब बात बिहार की करता हूं। बिहार के कटिहार से भी स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि दसियों बच्चे अचानक रेलवे ट्रैक पर कूद गए। जल्दबाजी में ऐसा जोखिम तो बड़े से बड़े नहीं उठाते हैं, लेकिन सोचिए अगर ट्रैक पर ट्रेन आ गई होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैक पर उतरने के बाद दूसरी तस्वीर और भी ज्यादा डराने वाली है। सभी बच्चे दूसरे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन के नीचे से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगे, लेकिन यहाँ पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं दिखता है। बताया जा रहा है कि रोहतारा के इस रेलवे स्टेशन पर 1 फुट ओवरब्रिज मौजूद है, लेकिन उससे जुड़ने वाला रास्ता बहुत खराब है। ऐसे में ये बच्चे रोज इसी तरह से ट्रैक से कूदकर निकलकर अपने स्कूल का राह पकड़ते हैं। सरकारी लापरवाही की एक और तस्वीर आज आपको दिखा देता हूँ। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये भी मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश के मंडला में सरकारी 108 एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसकी वजह से 21 साल के एक बच्चे ने अपने माता पिता की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पिता का आरोप है कि एम्बुलेंस 1 घंटे बाद पहुंची और मात्र 3 किलोमीटर के बाद ही उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई। सरकारी लापरवाही की पोल खोलती इन रिपोर्ट से सरकारों को सचेत होना चाहिए ताकि जिनके लिए वो चुनकर आए हैं उन तक वाकई में मदद पहुंचा सके। बात करते हैं आज की अगली कहानी। झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पिछले 12 दिनों से जंतर मंतर बना है। सिस्टम की धांधली के खिलाफ जेनजी ने मोर्चा खोल दिया है। कई छात्र अपनी जान की परवाह किए बिना अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल त्याग रखा था। हालात बिगड़ने पर उनसे आज सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर बात की, उनको समझाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पहले जंतर मंतर और फिर अस्पताल में लगातार 26 दिन तक अनशन करने वाले वांगचुक की अपील पर देवेंद्र महतो ने पानी तो पी लिया, अपना पानी वाला व्रत तोड़ दिया, लेकिन हौसले के साथ ऐलान कर दिया कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी और मांगे पूरी होने तक वो अन्न को छोड़कर रखेंगे, यानी अनशन उनका खत्म नहीं होगा। हमने कहा कि ये जो मेरा तकलीफ है, इससे ज़्यादा तकलीफ यहाँ के छात्रों का भविष्य को लेकर के है, तो हम वो तकलीफ को ज़्यादा देख रहे हैं जो यहाँ पेपर लीक हो रहा है, उस तकलीफ को ज़्यादा देख रहे हैं जो यहाँ सेटिंग करके किसी को पास कराया जा रहा है। इसलिए हम इसी स्थल पर रह करके
जल का ग्रहण करते हुए, अन्न का त्याग करते हुए इस भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखेंगे। आपने जिस छात्र नेता देवेंद्र महतो का भी सुना, उन पर छात्रों के हक में लड़ने के कारण 30 से ज्यादा मुकदमे हैं। रांची के कापीडी गांव के रहने वाले देवेंद्र ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और कई साल से भर्ती परीक्षाओं और छात्रों के मुद्दे पर आंदोलन वो करते रहे हैं। देवेंद्र के साथ धरने और अनशन पर बैठे युवाओं का सीधा अल्टीमेटम है, अगर सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव होगा। उन्हें नहीं पता है 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वो हैं, लेकिन अभी तक वो हमसे वार्तालाप करने की कोशिश नहीं किए हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम जैसे युवा अभ्यर्थी यहाँ पे इतने पीड़ित है, तितर बितर हो रहे हैं, चाहे कड़कती धूप हो या मूसलाधार बारिश हो, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। उन्हें कोई शौक नहीं पड़ा हुआ था और हमें कोई अभी आमरण अनशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जितने भी हमारे हथियार थे हम लोगों ने सारे यूज कर लिए। ये एकमात्र आखिरी रास्ता बचा था आमरण अनशन का, जो आज हम लोगों ने कर लिया है। आखिर झारखंड में युवा क्यों सड़कों पर हैं, क्यों आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, कि इसकी जड़ में क्या है, तो समझ लीजिए। 2 जुलाई को आया 14वीं संयुक्त सिविल सेवा पर प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का रिजल्ट 2204 उम्मीदवार पास तो हुए, लेकिन आरोप है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने कट ऑफ की लिस्ट जारी नहीं की। बवाल तब और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार की OMR शीट वायरल हो गई। दावा किया गया कि इस उम्मीदवार ने सिर्फ 48 सवाल हल किए थे, फिर भी उसे मेंस यानी मुख्य परीक्षा के लिए चुन लिया गया। इतने ही नहीं, रिजल्ट पर अफसरों के दस्तखत तक नहीं दिखे थे। भारी दबाव के बाद जेपीएससी ने मेंस की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन छात्रों का कहना है कि अब सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने से काम नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम बदलना होगा। छात्रों की अब मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की राज्य की CID नहीं बल्कि CBI और ED से जांच कराई जाए। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द और तय समय में हो। TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। इस एजेंसी से कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। छात्रों ने आगे की परीक्षा TCS जैसी प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कंपनी से कराने की मांग भी सरकार से की है। और इतना ही नहीं, छात्रों ने JPSC और JSSC के दागी अफसरों को हटाने और उनकी जगह साफ छवि के अफसरों को अपॉइंट करने की डिमांड भी रखी है। ऐसा नहीं है कि छात्रों की मांग पर झारखंड सरकार गंभीर नहीं है। सूत्रों का दावा है कि पूरे विवाद पर राज्य सरकार की तरफ से छात्रों से बात करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एक बार फिर साफ कहा कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। इधर छात्रों के इस आंदोलन ने झारखंड से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में उबाल ला दिया है। चूंकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, ऐसे में बीजेपी पूरे मामले पर राहुल गांधी से जवाब मांग रही है। राहुल गांधी जी ने कहा हमारे देश के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर हैं और ये बयान चल रहा था, उसी के बाद झारखंड की खबर आने लगी और झारखंड में किस तरह से युवा बच्चे हमारे 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे हैं। तो राहुल गांधी जी ऐसा लगा कि जैसे आप झारखंड की बात करने जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, सेलेक्टिव एमनीसिया है राहुल गांधी जी को। यहाँ तो छात्रों की अनदेखी की जा रही थी केंद्र में, लेकिन हमारे यहाँ तो जिस वक्त पता चला उसी वक्त वहाँ के जो चेयरमैन थे, जो इसके लिए जिम्मेदार थे, उनका रेजिग्नेशन लिया गया। तुरंत CID जांच शुरू कर दी गई। आपको पता होगा हर दिन छापेमारी हो रही है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था किया जा रहा है और भविष्य में छात्रों के साथ इस तरह का कभी भी ना हो, इसके लिए सरकार गंभीर है। इस बीच राहुल गांधी ने आज दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों जो छात्र थे जो घायल हुए थे उस दिन 20 जुलाई की घटना में उनसे मुलाकात की।
10 जनपद पर हुई इस मुलाकात के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष ने अपने साथ 4 प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लेकर आए। राहुल गांधी और उनके साथ आए स्टूडेंट्स ने इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या वो मीडिया को बताना चाहते हैं, उनकी बातें आप खुद सीधे सुनिए। थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स। मेरा बस इतना सा सवाल है, और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। वो गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। They are young people who are standing here in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. सुना आपने, राहुल गांधी हर तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। आपको बता दूं, संसद की कार्रवाई आज भी इसीलिए नहीं चली, कांग्रेस ने वहां पर भी प्रोटेस्ट किया है। राजनीतिक घमासान के बीच जेन जी के इस आंदोलन को महाराष्ट्र से भी धार मिली है। दिल्ली में 36 दिन तक आंदोलन चलाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की 2 दिनों की मंथन बैठक पहली बार संभाजी नगर में चल रही है। उस आंदोलन खत्म होने के बाद पहली बार तमाम नेता एक साथ मिले। सीजेपी के फाउंडर संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान किया कि कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही झारखंड जाकर छात्रों के साथ खड़ी होगी, यानी वहां जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सीजेपी को समर्थन उसको मिलेगा। वहीं सीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि वो राजनीतिक दल नहीं है, यानी अभी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेंगे, छात्रों के मुद्दे उठाएंगे और सरकार से जवाब तलब करेंगे। अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। सीजेपी की बैठक कल भी चलने वाली है, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश का ध्यान खींचा आज सुप्रीम कोर्ट की उस सख्त टिप्पणी ने जो जंतर मंतर प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिका में मांग की गई थी कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को नसीहत देने के लिए 7 दिनों की कम्युनिटी सर्विस दी जाए। विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कुछ भटके हुए युवा पत्थरबाजी कर भी दें तब भी उन्हें समझाना और बातचीत करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार बहुत सख्ती अपनाएगी तो समाज में तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए ऐसी स्थिति से बचा जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा बलों को भी ये नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने दी कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्च के दौरान उन्हें भी संयम बरतना चाहिए। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, युवा इस देश के भविष्य हैं, उन्हें लाठियों से नहीं प्यार और संवाद से संभालने और समझाने की जरूरत है। कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू का वक्त है, यानी आपके विचार जो हमारे मंच पे हम शेयर करते हैं। राम मंदिर के मामले पर भूपेश मिश्रा जी का यह पोस्ट है। श्री राम ने तो रावण के भाई को भी शरण दिया था, राम सबके हैं, उन पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। एक और पब्लिक व्यू चंदा चोरी के मामले पर राकेश चौहान का है। चंदा चोरी हुई है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोगों को हटाना चाहिए। एक और पब्लिक व्यू है और यह है जेन-ज़ी के प्रोटेस्ट पर अरुण विजय का। दिल्ली हो या रांची, जेन-ज़ी युवाओं का संघर्ष और चुनौतियां एक ही हैं। सरकार को छात्रों से टकराव खत्म करके सिस्टम बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। अपने फीडबैक हमको भेजते रहिए। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।